Hello everyone. So today we will study constraints of motion. Constraints of motion क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आगे हम लैग्रैंजियन वगैरह भी सीखते हैं, लेकिन बेसिक हमारा constraints ऑफ मोशन होता है. तो constraint ऑफ मोशन हमारे MSc फिज़िक्स और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है. तो इस वीडियो में मैं आपको constraints ऑफ मोशन, उसके टाइप्स सभी डिटेल में कवर करूँगी विद एग्जांपल्स. तो जिसको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरी वीडियो एक बार ज़रूर देखें, और ये आपको अच्छे से ये टॉपिक इस वीडियो में constraints और उसके टाइप्स अच्छे से समझ आ जाएंगे. आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप लिखते हैं उतना आपका ब्रेन फास्ट चलता है. तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं और ध्यान से सुनिएगा. सो constraints होते क्या हैं? constraints हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. जैसे हम किसी चीज़ पे मतलब हम रुकावट डाल रहे हैं, तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? पार्टिकल्स की मोशन. मतलब मैकेनिक्स मतलब हम मोशन पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स की. तो जब किसी पार्टिकल की मोशन पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा दें या लिमिटेशंस लगा दें, उस पर रुकावट लगा दी जाए कि मतलब पार्टिकल इधर नहीं इधर मूव करेगा, या ऐसे जाना चाहिए, सिर्फ ऐसे इधर नहीं इधर, मतलब डायरेक्शन उसको एक बेसिक डायरेक्शन दे दी जाए कि भाई आपने इसी ही डायरेक्शन में मूव करना है, ना तो आप इधर जा सकते हैं ना आप इधर जा सकते हैं. तो ये एक रुकावट है. जैसे आप लोगों को कॉन्स्ट्रेंट मिल जाए कि आपने घर में ही रहना है ना. अब जैसे लॉकडाउन में पीछे हुआ है, तो मतलब एक कॉन्स्ट्रेंट था कि आप बाहर नहीं निकल सकते, तो वो आप पर कॉन्स्ट्रेंट था. तो ऐसे जब किसी पार्टिकल के मोशन पे रुकावट लगा दी जाए तो वो कॉन्स्ट्रेंट कहलाता है बेसिकली. और फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये अबेकस की बीड्स हैं, तो ये जो इस अबेकस में जो बीड्स हैं, इन पे ये कॉन्स्ट्रेंट है कि ये इस ही वायर में ही मूव करेंगी. मतलब वन डायमेंशनल मोशन होगा इनका. अगर हम इसको बीड्स को मूव करेंगे तो ये ऐसे ही मूव की जा सकती हैं, वर्टिकली हम इसको मूव नहीं कर सकते. तो ये अबेकस की बीड्स पे क्या है? कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है. और नेक्स्ट हम क्या एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस फिल करी हुई है. तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स पे क्या कंस्ट्रेंट है कि ये जो वॉल्स हैं इसको बाहर आने नहीं दे रही. तो जब ये बाहर आने नहीं दे रही है, इस पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है इन पार्टिकल्स पे, इन मॉलिक्यूल्स पे, कि ये बाहर नहीं जा सकती हैं. तो ये क्या हो गया? कंस्ट्रेंट. कि मतलब गैस मॉलिक्यूल्स विद इन अ कंटेनर आर कंस्ट्रेंट बाय द वॉल्स ऑफ द वेसल. तो ये हमारे पास बेसिकली कंस्ट्रेंट रहता है. अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं और उसके फिर विद एग्जांपल्स हम इसको कवर करेंगे. तो हमारी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स में पहली कंस्ट्रेंट है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. अब होलोनोमिक कंस्ट्रेंट में क्या रहता है कि अगर हम जब ये कंस्ट्रेंट होगा, तब हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसको हम इस इक्वेशन में लिख सकेंगे. जैसे कि फंक्शन किसका होगा? मतलब जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो जो पार्टिकल्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन होगी. ठीक है, जो कोऑर्डिनेट जहां जहां होंगे, मतलब ओरिजिन से लेके उनका ये जो r1 r2 होते हैं, ये आप सब जानते हैं पोजीशन वेक्टर होते हैं फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस, और साथ में टाइम. अगर ये रिलेशन, ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास ये जो कंडीशन लगी है पार्टिकल पे, इस कॉन्स्ट्रेंट को हम बोलेंगे होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेल है, और ये जो मास है इस पे ये कंस्ट्रेंट लगा दी गई है कि ये जो मास है ये इसी सरफेस पे मूव करेगा. अब अगर ऐसा है, तो अगर ये इसी सरफेस पे मूव करेगा ये पार्टिकल, तो इसकी जो रेडियस है वो सेम रहने वाली है ना. क्योंकि अगर यहाँ से इसकी हम पोजीशन देख रहे हैं, अगर ये आर है इस स्फीयर की, तो ये हर टाइम स्फीयर की पोजीशन आर ही रहेगी, इधर भी आर रहेगी, इधर भी आर रहेगी, है ना. और अगर ये जो मास है, पार्टिकल है जिसका मास m है, अगर ये पहले यहाँ है फिर यहाँ है और ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी रेडियस चेंज नहीं होगी. तो रेडियस क्या हो गई इसकी? कांस्टेंट. और अगर मैं कांस्टेंट को k लिख दूं, बेसिकली k कांस्टेंट जो मर्जी आप मान सकते हो, p स्मॉल q, है ना. तो कांस्टेंट मैंने k मान लिया, और अगर मैं इसको माइनस में उधर ले जाऊं तो ये एक इक्वेशन बन गई इस फॉर्म में. मतलब साथ में एक पोजीशन की रिलेशन बन गया हमारे पास इक्वल टू 0. और सेम वही अगर हम पेंडुलम की बात करें, हमारे पास बॉब पेंडुलम होता है जैसे, तो अगर उसकी लेंथ l है, हमारे पास इस पेंडुलम में दो ही इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक थीटा एक l.
तो L इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ रहेगी। अब ये बॉब पहले यहाँ था, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे हम आगे लेकर गए और ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में थीटा इसने एंगल बनाया। लेकिन अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो स्ट्रिंग है, जो पेंडुलम है, इसकी जो लेंथ रहेगी वो तो नहीं चेंज हो सकती ना, वो तो L है। तो जब यहाँ गई, यहाँ जा रहा है पेंडुलम, यहाँ जा रहा है, तो L हमेशा इस मोशन में कांस्टेंट रह रही है। और अगर हम कांस्टेंट को K लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, -K, L - K = 0। तो जब भी किसी भी मोशन में, जो भी मोशन हो रहा है किसी भी पार्टिकल का, और अगर हम उसकी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं =0, तो दैट कॉन्स्ट्रेंट्स आर नोन एज हॉलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट इज नॉन हॉलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। और अब ये नाम से ही हम इसको पहचान सकते हैं कि जो हॉलोनॉमिक नहीं वो नॉन हॉलोनॉमिक। मतलब अगर ये पूरी इक्वेशन =0 नहीं है, या >0 है, या <0 की फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, तो वो कॉन्स्ट्रेंट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन हॉलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था स्फीयर का, उसमें हम उसमें पार्टिकल को ये कॉन्स्ट्रेंट दी गई थी, ये कंडीशन दी गई थी कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ इस स्फीयर पे मूव करेगा, मतलब इस सरफेस पे मूव करेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्फीयर तो लिया है, लेकिन उसकी रेडियस कैपिटल R है, और इसके अंदर, स्फीयर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर अब उसको कोई मतलब कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि अंदर हमने मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं स्फीयर के अंदर, तो मॉलिक्यूल कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ सरफेस पे भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो जो उस मॉलिक्यूल की पोजीशन रहेगी वो हमेशा या तो R के बराबर रहेगी, क्योंकि स्फीयर के अंदर ही रहेंगे ना मॉलिक्यूल्स, बाहर तो नहीं आ सकते, और या उसके अंदर रहेंगे या उसके सरफेस पे रहेंगे, तो दो ही कंडीशंस हैं। तो हमारे पास जो इसकी पोजीशन रहेगी ओरिजिन से लेके गैस मॉलिक्यूल की पोजीशन, जिसको हम अगर जनरली रिप्रेजेंट करें R से, स्मॉल r से, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो या तो R होगी, या तो मतलब वो सरफेस पे होगा, या फिर उससे कम होगी, मतलब या फिर वो अंदर होंगे। तो ये कॉन्स्ट्रेंट कहलाएगा नॉन हॉलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन आ रही है, मतलब यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। ठीक है, =0 उसको हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये नॉन हॉलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट है। तो मतलब यहाँ पे अब ये चीज देख सकते हो कि अगर कोई भी पार्टिकल अपने मोशन के दौरान सरफेस को लीव कर दे, क्योंकि सरफेस पे जब तक रहेगा तब तक तो कांस्टेंट रहेगा वो डिस्टेंस, और तब तक वो हॉलोनॉमिक कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर वो सरफेस पे नहीं रहे और लीव कर दे और कहीं और जाके, कहीं और मतलब यहाँ, तो अब उस पर मतलब कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सरफेस पे ही रह रहा है, तब उस कॉन्स्टेंट को बोलेंगे नॉन हॉलोनॉमिक। लेकिन कॉन्स्टेंट अभी भी है, क्योंकि सरफेस के अंदर, स्फीयर के अंदर ही रह सकता है वो, मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ सकते, तो कॉन्स्ट्रेंट है, लेकिन कौन सा कॉन्स्ट्रेंट है, नॉन हॉलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट है रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट में क्या है, हमारे पास जो सिस्टम रहेगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम उस जो भी कंडीशन, उसकी सिचुएशन होगी, इक्वेशन होगी, उसको अगर हम टाइम के साथ डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली, तो वो 0 नहीं होगा, मतलब टाइम पे उसका जो इक्वेशन है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मतलब इफ द सिस्टम कंटेन्स टाइम एक्सप्लिसिटली, दैट इज उसके इक्वेशन में टाइम हमें दिख रहा होगा, एक्सप्लिसिटली मतलब उसमें टाइम होगा, डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक रोटेटिंग वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसमें बीड लगाई हुई है, बीड है, बीड मूव कर रही है, लेकिन वो जो स्पेस है रहेगा वो फोर्स फ्री स्पेस है। तो अब वो जो बीड है, बीड पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ कि वो सरफेस पे ही रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लो उसकी सरफेस पे छोड़ दिया गया उसको, लेकिन फोर्स फ्री स्पेस है, तो वो बीड कहीं भी जा सकती है, वो यहाँ भी आ सकती है, उसके बाहर भी जा सकती है। इवन गैस मॉलिक्यूल्स वाले केस में वो बाहर नहीं जा रही थी, तो जैसे जैसे ये जो वायर है वो रोटेट कर रही है, वैसे वैसे ये बीड अंदर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है। जैसे साइकिल्स के टायर्स होते हैं, उसमें जो बीड लगाई होती है, तो वो मतलब मूव कर रही होती है, लेकिन मतलब उसी वो एक उसमें फोर्स लगता है, उसमें ये होता है कि वो व्हील से बाहर नहीं जा सकती बीड्स, बट यहाँ पे फोर्स फ्री स्पेस है। तो जैसे जैसे रोटेट कर रही है वायर, टाइम चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये जो पोजीशन है इसकी वो भी चेंज हो रही है। तो मतलब टाइम के साथ साथ
हमारे पास बीड कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है इसकी पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, रियोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। और जनरली जो रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होंगे वो नॉन हॉलोनॉमिक होंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज हो रही है, पोजीशन फिक्स नहीं है। तो और जब पोजीशन चेंज होती है तो उस कॉन्स्ट्रेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉन हॉलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। तो एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम की मान लो t इक्वल टू 0 पे लेंथ थी l, ओके। और जब उसके थोड़े से टाइम, मान लो t सेकंड के बाद उसको जब हमने लेकर गए आगे, क्योंकि ये पेंडुलम है तो उसको हम जब आगे लेके जाएंगे, तो क्योंकि स्प्रिंग है, जैसे हमने उसको खींचा और उसको आगे लेके गए तो हल्का सा स्ट्रेच हो गया मान लो, तो उसकी लेंथ, क्योंकि स्प्रिंग है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो सकता है, होगा, तो उसकी लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मतलब जैसे जब हम टाइम के साथ साथ उसको रोटेट कर रहे हैं पेंडुलम को, तो पोजीशन चेंज हो रही है। तो विद टाइम जब पोजीशन चेंज हो रही है तो नॉन हॉलोनॉमिक प्लस रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट समझने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका ये रहेगा कि मतलब टाइम के साथ साथ चेंज, जैसे आज कुछ और, कल कुछ और परसों कुछ और पहले कुछ और था। तो मतलब टाइम के साथ साथ जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, मतलब अब डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो कि कभी भी टाइम के साथ साथ हर चीज़ सेम नहीं रहती ना, चेंज होती हैं। तो रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट आपकी डेली लाइफ से ही रिलेट कर रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ कॉन्स्ट्रेंट्स चेंज हो रही हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन में हमारी जो पेरेंट्स होते हैं उनका कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब हमारा ध्यान ज़्यादा रखते हैं, और कि भाई बाहर नहीं जाना है ना, ज़्यादा शरारतें नहीं करनी। और जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते जाते हैं तो कॉन्स्टेंट थोड़ा कम हो जाता है, और जब मैरिज हो जाती है तो कॉन्स्टेंट बहुत ही कम हो जाता है, मतलब नेग्लेजिबल हो जाता है। तो ये हमारा रियोनॉमिक कॉन्स्टेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, ओके। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट है स्केलरोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। तो स्केलरोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट में हमारे पास रियोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा और इंडिपेंडेंट रहेगा। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी क्या आएगा, टाइम के साथ 0, क्योंकि टाइम पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो टाइम पे जब डिपेंड नहीं कर रहा तो फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम L इसकी लेंथ, और जब टाइम के साथ मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहे है ना, तो जैसे आगे लेकर गए तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ तो सेम ही रह रही है। तो और जैसे जो रियोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, क्योंकि साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो नॉन हॉलोनॉमिक भी होते हैं साथ में जनरली। तो स्केलरोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट जनरली हॉलोनॉमिक भी होते हैं, बिकॉज यहाँ पे पोजीशन सेम रह रही है। तो पोजीशन सेम किस में रहती है, हॉलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स में। तो यहाँ पे जो हमारा आर है, मतलब पोजीशन रहेगी वो सेम ही रह रही है एल विद टाइम, तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये मोशन। तो दैट इज, तो जो ये कॉन्स्ट्रेंट लगा है इस पे ये रहेगा स्केलरोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। और ये क्लॉक में भी हम देख सकते हैं कि जैसे अब ये क्लॉक है तो टाइम तो बढ़ रहा है, मतलब ये जो नीडल है वो घूम रही है, रोटेट कर रही है, टाइम हमें शो कर रही है क्लॉक, लेकिन जो नीडल है उसकी जो लेंथ रहेगी वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो मतलब कभी देखा है कि अगर 12 से 1 बजे तो टाइम जो नीडल है वो लंबी हो गई या छोटी हो गई, तो नीडल की लेंथ तो सेम ही रहती है। तो जब नीडल की लेंथ चेंज नहीं हो रही विद टाइम तो ये क्या हो जाएगा, स्केलरोनॉमिक प्लस हॉलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। जो आगे के जो ये 2 कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे रहते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं हमारे एग्जाम के लिए, और वैसे भी तो हम इसका नोट्स के साथ नहीं, इसका बेसिक ओवरव्यू ऐसे ही ले लेंगे। तो जैसे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स में, कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट्स में क्या रहता है कि जो टोटल एनर्जी रहती है, कंजर्वेटिव आपके नाम मतलब इस नाम से ही हम समझ सकते हैं, कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट्स में टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। मतलब जैसे जैसे मोशन हो रहा है एनर्जी चेंज नहीं रह रही, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड ड्यूरिंग कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट। और इसमें क्या रहेगा कि जो ये जो कांस्टेंट फोर्स होंगे, जो भी, क्योंकि कांस्टेंट एक तरीके का फोर्स है ना, हम उस पर रुकावट लगा रहे हैं तो है तो एक तरीके का फोर्स ही। तो मतलब ये जो फोर्स होंगे कंजर्वेटिव वाले कंस्ट्रेंट्स में ये कोई वर्क नहीं करेंगे एक्सटर्नली। तो मतलब इसलिए हमेशा इसके इन कॉन्स्ट्रेंट्स के लगने से उनकी जो पार्टिकल है उनकी जो टोटल एनर्जी रहेगी वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सटर्नली हम कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे इस पे, मतलब जो फोर्सेस रहेंगे वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, हमारी जो एनर्जी रहेगी वो
इंटरनली इसकी सेफ रहेगी, मतलब कंजर्व रहेगी, एक्सटर्नली कोई फोर्स इस पे वर्क नहीं करेगा। और इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल जो हमने जो कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़े हैं उसमें होलोनोमिक और स्केलरोनोमिक आता है। इन दोनों, ये जो दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ये कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नली कोई फोर्स पुट नहीं कर रहे टाइम के साथ, ना तो ये चेंज हो रहा है ना ही इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। और नॉन कंजर्वेटिव बिल्कुल उल्टा, मतलब कि इसके जब ये फोर्स ये कॉन्स्ट्रेंट्स लगेंगे तो इसमें एक्सटर्नली कोई वर्क होगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है विद टाइम और पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो ये सेम नहीं रहेंगी इसकी एनर्जीज। और जब टोटल एनर्जी सेम नहीं रहेगी तो दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। मतलब जो फोर्स होंगे ये कॉन्स्ट्रेंट फोर्स, ये कुछ ना कुछ वर्क करेंगे एक्सटर्नली, जिससे जो हमारी टोटल एनर्जी रहेगी पार्टिकल के मोशन की, टोटल सिस्टम की, वो सेम नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। अब देखो बाई से हम क्या समझते हैं, दो, मतलब दो डायरेक्शंस, अगर जिसमें मतलब दो डायरेक्शंस हमारी इसमें रहेंगी बाइलेटरल में। ठीक है, तो मतलब जो सिस्टम है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, मींस फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, और यूनिलेटरल में उसका रिवर्स, यूनि मींस वन, तो मतलब इसमें क्या रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, सेम नहीं रहेगी, मतलब एक ही डायरेक्शन रहेगी। तो मतलब जिस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो उसी ही डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है यूनिलेटरल में, जब तक वो अपना मोशन रोके नहीं और बाद में वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करे अगर उसको करनी है। लेकिन एक बार जब वो स्टार्ट हो गया तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन जो बाइलेटरल है उसी साइड, बाइलेटरल में क्या रहेगा, एक ही टाइम पे वो फॉरवर्ड और उसी टाइम पे वो बैकवर्ड भी मूव कर सकता है। तो बेस्ट एग्जांपल इसका पेंडुलम है कि इसमें वो आगे जा रहा है और फिर बैकवर्ड वो मूव कर सकता है। और यूनिलेटरल में सबसे बेस्ट एग्जांपल मोशन ऑफ ट्रेन जब पटरी पे चल रही है तो वो एक बार में एक ही आगे ही जा रही है, अगर उसको अपनी डायरेक्शन या मतलब चेंज होना है तो वो रुक के ही कर पाएगी। तो जब वो स्टार्ट हो गई तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसमें हमारा जो और एग्जांपल है, जैसे लट्टू रहता है ना, स्पिनिंग टॉप, तो वो जैसे मर्जी उसको रोटेट करवा दो वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो वो बाइलेटरल रहेगा। ठीक है, यूनिलेटरल में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जैसे अगर कोई रस्सी, बचपन में आपने रस्सी घुमाई होगी, तो वो अगर वो रस्सी अगर हम घुमा रहे हैं तो एक बार में वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे बच्चों ने वो किया होगा, छोटे होते अपने बचपन में एक थ्रेड से वो लगाते, हम स्टोन लगाते थे और उसको रोटेट करते थे। तो अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया वो मोशन, तो वो मोशन क्या एकदम से आप चेंज कर पाते थे? नहीं, अब उसको अपनी मोशन को रोक के, उसको जो आप रस्सी को रोकते थे, बाद में फिर से अगर एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हो फिर उसको रोक के, फिर मतलब वो एक ही डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। तो उस पर जो कॉन्स्ट्रेंट लगा है दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्स्ट्रेंट। और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं बाईसाइकिल। अब आप चल रहे हो बाईसाइकिल में, तो वो जो उसके टायर्स हैं, उसके व्हील्स हैं, अब आप ब्रेक लगाने तक, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते, जब तक आप रुकते नहीं, तब तक आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप एक बार स्टार्ट हो गए तो वो एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो ना, मतलब रोटेशन वाली बात अलग है, आप रोटेट कर सकते हो टर्न लेकर, लेकिन वैसे अगर आप पीछे जाना चाहते हो तो आप एक बार ब्रेक लगाओगे तभी तो टर्न लेकर वापस जाओगे ना। तो मतलब जब कॉन्स्ट्रेंट एक ही डायरेक्शन में ही मूव किया जाए तो वो यूनिलेटरल कॉन्स्ट्रेंट है। और जब कोई डायरेक्शन का इशू नहीं है, दोनों डायरेक्शंस में वो अपने आप मूव कर सकता है, तो दैट कॉन्स्ट्रेंट इज कॉल्ड बाइलेटरल कॉन्स्ट्रेंट। तो आई होप कि आपको कॉन्स्ट्रेंट इस वीडियो में अच्छे से समझ आया होगा, इसकी टाइप्स और उसका जो बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस है कॉन्स्ट्रेंट का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक भी ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक यू।